चाहे वोट बैंक पॉलिटिक्स हो। क्या लगता है अब आपको, क्योंकि अब तो चुनाव खत्म हो गया, आखिरी चरण की वोटिंग है, क्या लगता है बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कैंपेन चला है और जिस तरीके से भारत के वोटर्स ने एक स्पष्ट रूप में ये संदेश दिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, मोदी जी के नेतृत्व में देश सामर्थ्यवान बन रहा है, देश आत्मनिर्भर बन रहा है, देश एक विकसित भारत को पूरा करने के लिए आगे बढ़ चला है। इसलिए चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या मध्य भारत हो, सब जगह मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए भारत की जनता आतुर है, ये मैंने देखा। और एक तरीके से ये कहा जाए कि पॉजिटिव नोट पर भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारत की जनता ने एक तरीके का अपना संकल्प बनाया है और उस संकल्प में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 370 अपने पार्टी के पक्ष में मतदान होता दिखता है और 400 हम क्रॉस करेंगे एनडीए के साथ। जब आप लोगों के बीच में गए तो आपको क्या लगा? क्या ऐसी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मजबूती रही बीजेपी की, जिस पर आपको लगता है कि लोग जो हैं फिर से एक बार मोदी सरकार के लिए वोट करेंगे? ऐसा है कि आपने देखा होगा कि 2014, 2019 दोनों में हमारी सीट शेयर बढ़ी, हमारा वोट शेयर बढ़ा और हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिव, प्रो अकाउंटेबल गवर्नमेंट उन्होंने दी और इसलिए लोगों का विश्वास जमा। और इसके साथ साथ एक बात और बहुत स्पष्ट हुई कि उनके नेतृत्व में देश सुरक्षित है, उनके नेतृत्व में देश को सक्षम नेतृत्व मिल रहा है और उनके नेतृत्व में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में हम सक्षम हो सके। दुनिया के अन्य देश उस मामले में विफल रहे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सफलतापूर्वक ऐसे क्राइसिस को भी देखा और उसको, आपदा को एक अवसर में बदला है। इसलिए अटूट विश्वास पैदा हुआ है और अब आप देखते हैं कि इस बार के चुनाव में सभी लोग कहते हैं मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो पीयूष जी एक वातावरण बना है जिसमें ये स्पष्ट संदेश है और संकेत है कि भारत की जनता विकास के साथ जुड़ना चाह रही है और उसको यह दिख गया है कि विकसित भारत के संकल्प को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरा कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की आज बैठक है, उनको इस बात का यकीन है कि वो 272 से ज्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं। उनके इस कॉन्फिडेंस पर आपको कितना कॉन्फिडेंस है? उनको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है। वो तो सारे चुनाव में इसी बात की चिंता करते रहे कि बीजेपी 400 पार करेगी नहीं करेगी, करेगी नहीं करेगी। तो उनका एजेंडा तो बीजेपी रहा है, तो वो अपने बारे में कहाँ सोच पाए और उनके बारे में सोचने के लिए है भी क्या रखा हुआ? कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है? आप बोलते हो इंडिया गठबंधन की बैठक है, उसके नीचे ही लिखते हो ममता नहीं रहेगी, स्टालिन नहीं रहेंगे, फलाना नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये एक कंफ्यूज्ड लोगों का जमावड़ा है। बेसिकली ये सब भ्रष्टाचारी लोग एक साथ आए हैं और बेसिकली भ्रष्टाचार को पनाह देने वाली पार्टियां एक साथ आई हैं और ये सब परिवार को बचाने वाली पार्टियां, अपने परिवार को पोषण करने वाली पार्टियां हैं। इसलिए इनका कोई कोई एजेंडा हो देश के लिए, और आपने सारा चुनाव देख लिया, कोई एजेंडा तो था नहीं। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। मोदी जी ने फूट डलने नहीं दी। आरक्षण आप खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, इस तरह के आरोप आप पर लगते ये रहे। आज का थोड़ी ना है, ये तो बहुत पहले से ये कहते आए हैं। संविधान के साथ छेड़छाड़ किसने की? श्रीमती इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने की। संविधान के साथ छेड़छाड़ किसने की? राहुल के पिता राजीव गांधी ने शाहबानो केस में की। इमरजेंसी किसने लगाई? इनकी दादी ने लगाई। इस 100 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया किसने? इनकी दादी ने गिराने का काम किया। तो ये तो इसके लिए मशहूर हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। 10 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। बताइए, राष्ट्रपति शासन कहीं लगाया सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर? और उसमें भी पार्लियामेंट में जाकर ये स्पष्ट रूप में कहा कि हम वहां सरकार वापस बहाल होगी। अभी एक सर्कल सिचुएशन आई है जिसमें वो यूनियन टेरिटरी बनाएगी। सर, कल एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस ने अपना मत साफ कर दिया कि वो एग्जिट पोल में किसी भी तरह से हिस्सा नहीं लेंगे। क्या लगता है आपको, ये इस तरह का फैसला क्यों लिया कांग्रेस पार्टी के? ऐसा है एग्जामिनेशन के बीच से उठ के चले जाना किस स्टूडेंट का काम होता है? जो फेल होना जिनको निश्चित होता है। तो ये तो कमिंग इवेंट कास्ट द शैडोज बिफोर, जो आने वाली घटनाएं हैं उसको वो देख रहे हैं
और इसलिए अब वो सच्चाई फेस नहीं कर सकते हैं। इतने दिन तो उन्होंने जादूगरी कर ली, मदारीगिरी कर ली और हर तरीके के झूठ परपंच वो बोलते रहे। अब समय आ गया है सच्चाई का। ये जादूगर होता है ना, मदारी होता है, आपने देखा होगा, कभी कबूतर निकाल देगा, कभी फूल निकाल देगा। अब वो लोग पूछ रहे हैं कि जरा फूल दिखाओ और वो दिखाओ, तो उसके पहले तो मदारी बोलता है ना मेरा काम पूरा हो गया, तो अब वो निकलते हैं। वैसे ही ये कांग्रेस पार्टी वाले लोग भी हैं, जब एग्जिट पोल आया तो अब निकल गए, क्योंकि अब यथार्थ से टकराना पड़ेगा, सच्चाई को सामना करना हम पड़ेगा। हिमाचल में मौजूद है इस वक्त। हिमाचल में ना सिर्फ लोकसभा चुनाव हो रहा है बल्कि 6 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है आपके नेताओं के द्वारा कि जब नतीजे आएंगे तो उस वक्त ना सिर्फ लोकसभा में जीत होगी बल्कि यहाँ पे सरकार भी बदलेगी। क्या हम मान सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी सरकार आएगी? देखिए, सच्चाई ये है कि जो उपचुनाव हैं उसमें 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी। और ये उनके सोचने का विषय है कि उनके कांग्रेस पार्टी के लोग उनको छोड़कर क्यों गए और क्यों उन्होंने आतुरता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और क्यों भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। यह इस बात को स्पष्ट संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरीके से लोगों का मत है और उनसे अपना परिवार नहीं समझ रहा है। 3 ऐसे विधायक हैं इंडिपेंडेंट जो इस्तीफा दिए हुए 2 महीने हो गए। उनकी रिकॉर्डेड वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि हम, उसमें ये रिकॉर्डेड वीडियो में वो कहते हैं कि हम आप इस्तीफा देना चाहते हैं। स्पीकर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? उसको मालूम है कि ये जीत करके आएंगे, नंबर गेम में वो हार जाएंगे, तो जनता के माध्यम से जाना चाहिए। अब कौन विधायक होता है जो बना हुआ विधायक को इस्तीफा दे और बोले मैंने चुनाव लड़ना है? तो बीजेपी सरकार आ जाएगी चाहे। आप देखिए जब नंबर आ जाएंगे तो क्या होगा फिर। और इसको रोका क्यों हुआ है? अरे कांग्रेस के स्पीकर में और कांग्रेस पार्टी में दम है तो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करे। अब उपचुनाव होगा और देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नंबर आपके फेवर में होंगे? नंबर ऑटोमेटिकली होंगे, जब हम जीत करके आएंगे तो होंगे ही होंगे। इसलिए ये उनको स्पष्ट दिख रहा है कि उनसे अपना परिवार नहीं संभला, उनसे अपने लोग नहीं संभले और सरकार ने एक तरीके से इसको रोकने का प्रयास किया है। ये बातें हमको स्पष्ट दिखती हैं। बस 2 प्रश्न और मैं लेता हूँ पंजाब को लेकर। पंजाब में आप पहली बार बीजेपी जो है अकेले चुनाव लड़ रही है। 13 की 13 सीटों पर आपने अपने प्रत्याशी उतारे। क्या स्थिति आपको लगती है पंजाब में? और खास करके दूसरा मेरा फोकस रहेगा साउथ को लेकर। इस बार बहुत फोकस जो है पार्टी का रहा, दोनों को अगर आप समझा दें। देखिए पीयूष जी, सबसे पहली बात तो आप समझिए कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पंजाब में हम 23 सीटों पर विधानसभा में चुनाव लड़ते थे और 3 सीटों पर लोकसभा लड़ते थे। तो हम शहर की पार्टी थे, हम शहर की पार्टी थे और हम शहर के ही, जलंधर हो गया, अमृतसर हो गया, गुरदासपुर हो गया, होशियारपुर हो गया, ये सब शहरों में हम चुनाव लड़ते थे। आज भारतीय जनता पार्टी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब है हमारा व्याप बढ़ा है, हमारे स्कोप बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर निश्चित रूप से इस चुनाव में बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयर भी बढ़ेगा पहली बार। और लोग ऊब चुके हैं इस अपने अकाली दल से, लोग ऊब चुके हैं, उनका मोह भंग हो चुका है आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस को उन्होंने देख लिया है। उनकी इच्छा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश चल रहा है और जिस तरीके से पंजाब को आवश्यकता है कि वह विकास के साथ अपने आप को जोड़े, जो एक डेट ट्रैप में फंस गया है प्रदेश, उसको आगे निकालने का, विकसित करने का एक ही माध्यम है और वो माध्यम उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दे। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अभी रिसेंटली आए हैं, इसलिए हमारा स्ट्रक्चर बनने में टाइम लगेगा और हम एक तरीके से सीट शेयर को और इंक्रीज करने में, एक साइजेबल नंबर लाने में टाइम लग सकता है, लेकिन वोट शेयर हमारा बढ़ रहा है और सीट शेयर भी हमारा बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति साउथ में भी है? साउथ में भारतीय जनता पार्टी ने, पार्टी हैज कम टू एग्जिस्ट और तमिलनाडु में हमारा वोट शेयर बढ़ने वाला है और हमारी सीटें भी आने वाली है। हम केरल में भी हम सीटें ला रहे हैं और वोट शेयर हमारा बढ़ रहा है। तेलंगाना में हम डबल से ज्यादा हो जाएंगे। हम आंध्र प्रदेश में हमारी 4 से प्लस सीटें आ रही हैं और अलायंस की पूरी सीट आ रही है। तो इसलिए ये बड़ा स्पष्ट है कि कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में साउथ में जो बोला जाता था कि ये साउथ बीजेपी के लिए नहीं है, आज साउथ बीजेपी के बहुत
लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और हम मुख्य धारा की पार्टी वहां बन रहे हैं। हम साउथ की बात कर रहे हैं, कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री गए, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि वो नाटक क्यों कर रहे हैं, अगर उनको ध्यान करना है तो अपने घर क्यों नहीं चले जाते हैं, वहां पर इतने सुरक्षा कर्मी लगे, इतना पैसा खर्चा हो रहा है। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, ये जो लोग हैं, ये लोग वही है ना जिन्होंने सनातन के विषय पर चुप्पी साध ली, और सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, मुंह खोलने की ताकत नहीं रही इनकी। ये क्या जाने अध्यात्मवाद, ये क्या जाने भारत की संस्कृति, ये क्या जाने भारत की रीति नीति, ये क्या जाने ध्यान, ये क्या जाने आध्यात्मिक पुनर्जागरण, ये क्या जाने। ये शब्द का इनके लिए, ये इनको, इनकी जिंदगी नाटक में गुजरी है, सारे लोग नाटक ही करते रहे, तो ये क्या जाने कि ध्यान क्या होता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार जा रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी, पीयूष जी हमेशा जाते हैं, हर एक जगह जाते हैं। अगर वो कहीं उज्जैन गए हैं तो महाकाल नहीं गए क्या? अगर वो उत्तराखंड जाते हैं तो केदारनाथ नहीं जाते क्या? बद्रीनाथ नहीं जाते क्या? क्या वहां पूजन नहीं करते क्या? काशी जाते हैं तो काशी विश्वनाथ नहीं जाते क्या? साउथ के मंदिरों में कोई इनको क्या ये नाटक है? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पहले 10 दिन का कड़ा अनुष्ठान करना, जो अच्छे अच्छे तपस्वी भी नहीं कर सकते हैं, और रामेश्वरम के सभी जगहों पर मंदिर में जाकर के राम का आशीर्वाद लेना, और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करना और कड़े अनुष्ठान का पालन करना, बिस्तर पर नहीं सोना। तो ये सब जो लोग इन अध्यात्मवाद की दुनिया में रहते हैं, उनको इसकी महत्ता पता है। अब जब आप किसी एक स्थान पर जाकर के ध्यान करते हो जिसकी वाइब्रेशंस पहले से लाखों करोड़ों लोगों ने उस जगह पर ध्यान लगाया है, तो उसका अंतर होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये क्या जाने, खड़गे जी क्या जाने। खड़गे जी अपने बच्चे को ही संभाल लें, वही बहुत बड़ी बात है। बेटे जिस तरीके का राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं, समाज विरोधी बयान देते हैं, ये क्या भारत की रगों को पहचानेंगे और भारत की परिस्थितियों को पहचानेंगे। एक आखिरी प्रश्न में लूंगा, अब 4 जून को अगर मोदी सरकार फिर से आती है तो जो एक बचा हुआ वादा है, 3 बड़े वादे जो बीजेपी कहती रही कि राम मंदिर बनाएंगे वो बन गया, 370 हटाएंगे वो हट गया, एक जो बड़ा वादा है UCC का, क्या आपको लगता है कि वो वादा भी अब सरकार अगर बनती है तो वो पूरा हो CA हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, पीयूष जी, ये सारी चीजें देश की एकता अखंडता को मजबूती देती है, और इसी तरीके से UCC का विषय भी आया है। उत्तराखंड की सरकार ने इसको अपने यहाँ लागू किया है, इसकी पेचीदगियां को समझा जाएगा, जाना जाएगा, उनका एक्सपेरिमेंट देखा जाएगा, अन्य राज्य भी करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अपनी बात रखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज बिलासपुर आए हैं, अपना वोट भी डाला और वोट डालने के बाद वो अपने पुराने दोस्तों के बीच भी गए, जहां पर उन्होंने चाय और पकौड़ियों का लुत्फ भी उठाया। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ मैं पीयूष मिश्रा, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। आज